हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है 9 से 13 दिसंबर तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में रेलवे आरपीएफ का एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरपीएफ के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे आरपीएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, ईस्वी में शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम जो है ये किस राजवंश से संबंधित है। तो देखिए, रुद्रदामन प्रथम की बात कर ले तो ये जो आपके शक राजवंश से संबंधित है, तो शक राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बताया कि रुद्रदामन प्रथम के बारे में नहीं पूछा गया था, रुद्रसेन द्वितीय के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए, अगर रुद्रसेन द्वितीय के बारे में पूछा गया था ना, तो देखिए ये जो आपके रुद्रसेन द्वितीय है ना, ये आपके वाकाटक वंश से जो वो संबंधित है। तो रुद्रसेन द्वितीय के बारे में अगर पूछा गया था तो वाकाटक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वाकाटक वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका विंध्य शक्ति के द्वारा जो वो किया गया था। और रुद्रसेन द्वितीय की जो शादी है ये किससे हुआ था, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जिनका नाम प्रभावती गुप्ता था, और इसी से जो आपका रुद्रसेन द्वितीय की जो वो शादी हुआ था। तो अगर रुद्रसेन द्वितीय वाला पूछा गया था तो वाकाटक वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का जो है एम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात कर ले तो इस योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1 मई 2016 को जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से जो इसकी शुरुआत किया गया था। और उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की जो है महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का जो लक्ष्य है वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 अगस्त 2021 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की जो वो शुरुआत की थी। और ये जो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की जो उद्देश्य था ना, वो अधिक घरों को एलपीजी कनेक्शन जो वो उपलब्ध करवाना था। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एप्स। देखिए, आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में जो है एप्स किस फाइलम से संबंधित है ये पूछा गया था, और थर्ड शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया है कि एप्स के बारे में जो है आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट यानी गलत जो है वो दिया गया है। तो देखिए, अगर एप्स यानी पक्षी की बात कर ले तो जो आपके एप्स होते हैं ना, ये आपके वार्म ब्लडेड जो है, ये आपके वार्म ब्लडेड, इसके अलावा फेदर्ड, और ये जो आपके बाइपेडल एनिमल्स होते हैं। तो ये ऑप्शन में दिया गया था कि एप्स आर वार्म ब्लडेड। तो देखिए, ये जो आपका एप्स के बारे में स्टेटमेंट जो है ये आपका वो सही दिया गया है। इसके अलावा जो आपके एप्स के जो चैम्बर होते हैं ना, ये आपके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और ये जो आपका एनिमल्स होता है ना, ये आपका ऑबियो पेरस होता है। इसके अलावा जो एप्स होते हैं इसमें आपके जो है टूथलेस ब्रेक्ड जॉज होते हैं, यानी जो आपके पक्षी होते हैं इसमें आपके दांत रहित चोंच वाले जो वो जबड़े होते हैं। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले एप्स जो ये किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए ये जो आपके एप्स है ना, ये आपके कोरडाटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि वाई आई एम एन एथिस्ट यानी जो मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, वाई आई एम एन एथिस्ट ये जो पुस्तक है ना, ये भगत सिंह के द्वारा जो वो लिखा गया था। और इन्होंने जो है कब लिखा था, तो इन्होंने जो है लाहौर सेंट्रल जेल में जब कैद थे ना, उस दौरान जो इस पुस्तक को लिखे थे। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ना, ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार द पीपल में जो है ये आपका जो प्रथम प्रकाशन है ये आपका 27 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच सेल ऑर्गेनल डू रिएक्शन एंड जनरेट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
यानी किसमें जो है आपके ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रियाओं को करने के लिए जो है आणविक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका पेरोक्सीजोम है ना, इसमें ऑक्सीडेटिव प्रतिक्रियाओं को करने के लिए जो है आणविक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो पेरोक्सीजोम आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो पेरोक्सीजोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन इन इंडिया इज कॉल्ड, यानी भारत में संघ की विधायिका जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत में संघ का जो विधायिका है ना, ये पार्लियामेंट यानी संसद को जो वो कहा जाता है। तो पार्लियामेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और संसद जो ये किससे मिलकर बना है, तो ये जो आपका दो सदन जिसमें आपके राज्यसभा और लोकसभा जाते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति से मिलकर जो ये आपका संसद बना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने जो है किस सैन्य विभाग की स्थापना जो वो की थी। तो देखिए ये जो आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है ये आपके दीवान ए अर्ज की स्थापना जो वो किया गया था। तो दीवान ए अर्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गयासुद्दीन बलबन ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन ने जो है ये आपका जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि जो है ये गयासुद्दीन बलबन ने जो वो धारण की थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इफ़ एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज इट इज़ कॉल्ड एज, यानी जब संपत्ति देनदारियों से अधिक होती है तो इसे जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो आपका पॉजिटिव नेट वर्थ या फिर ऑनर्स इक्विटी जो है वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है ये आपका गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है आपका नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है ना, ये आपका 1901 में हुआ था। और अब तक जो है भारत में कितने व्यक्तियों को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अलग अलग क्षेत्रों में भारत के अभी तक 9 लोगों को जो है आपके नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो वो सम्मानित किया गया था। उसके बाद दूसरे जो थे ये आपके सीवी रमन, जिनका पूरा नाम जो ये आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन है। और इन्हें 1930 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में और किसके लिए, तो ये रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो तीसरे भारतीय व्यक्ति थे ये आपके हरगोविंद खुराना थे। और इन्हें 1968 में जो है आपका अनुवांशिकी कोड पर शोध के लिए जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो वो दिया गया था। वहीं अगर शांति के क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि भारत में शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया था, तो ये आपका 1979 में जो है मदर टेरेसा को जो वो दिया गया था। उसके बाद 1983 में जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है ये आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो वो दिया गया था। और इनका कार्य भी जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अमर्त्य सेन को जो है ये आपका 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। वेंकटरमन रामकृष्ण को जो है 2009 में जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रिसेंटली जो आपका 2019 में अभिजीत बनर्जी को जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये भारत के टोटल 9 लोगों को जो है अब तक नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा बात कर ले नोबेल पुरस्कार ये जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये जो आपका 6 क्षेत्रों में जो वो दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान में जो आपका रिपब्लिक जो टर्म यानी जो गणतंत्र की जो अवधारणा है ना, ये निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से जो वो लिया गया था। तो देखिए ये जो आपका रिपब्लिक यानी गणतंत्र की जो अवधारणा है ना, ये फ्रांस देश के संविधान से जो वो लिया गया था। तो फ्रांस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि दो आपके 10 देशों से जो आपके भारत में जो आपकी विशेषताएं जो ली गई है ना, उन सभी को जो आप जरूर देखकर जाइएगा। आगे की शिफ्टों में जो है वहाँ से आपके प्रश्न जो वो जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो देखिए दुनिया की जो सबसे चौड़ी नदी है ना, ये आपका अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और भारत का अगर सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पिछले 15 वर्षों में किस राज्य का जो बेरोजगारी दर है ना, वो सबसे कम रहा था। तो देखिए सबसे कम बेरोजगारी दर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य रहा है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन का जो वो कारण पूछा गया था। तो देखिए झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूस्खलन का जो कारण है ना, ये आपका ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग है, यानी खनन गतिविधियां हैं। तो एक्सेस माइनिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ना, ये आपका मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका मणिपुर दिया गया था, तो मणिपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि एमजी संगीत पुरस्कार ये जो है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका एमजी संगीत पुरस्कार है ना, ये कर्नाटक राज्य के द्वारा जो वो दिया जाता है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपका ऑक्सीकरण और रिडक्शन ये जो आपका सिमल्टेनियसली यानी आपका एक साथ जो वो होते रहता है, उसे ही जो आपका रिडॉक्स अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारतीय हॉकी महासंघ यानी इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था। तो देखिए इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1925 में हुआ था। तो वर्ष 1925 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि जो ये आपका संगकेन जो पर्व है ना, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, और ये जो आपका किस धर्म का जो वो पर्व है। तो यहाँ पे जो आपका धर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका संगकेन पर्व है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, और ये जो आपका एक बौद्ध पर्व है। तो बौद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि संगकेन पर्व में जो है आपके भगवान बुद्ध की मूर्तियों का स्नान समारोह जो वो किया जाता है, और मानवता के कल्याण के लिए जो इसमें प्रार्थना भी जो वो किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले ये जो आपका किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो देखिए ये जो आपका संगकेन जो पर्व है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के जो है खामटी जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछ ले कि खामटी जनजाति ये जो है किस राज्य में निवास करती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो वो निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से आया था, जिसमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सा बुक और ऑथर का जो मिलान है ना, वो गलत जो है वो किया गया है। तो एक तरफ आपका 4 जो है वो बुक का नाम दे दिया गया था, और एक तरफ जो आपके 4 ऑथर के जो वो नाम दे दिए गए थे। जिसमें आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो आपका गलत मिलान किया गया था ना, उसमें आपका दिया गया था कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो मिलान है ये आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो किया गया था, यानी मिलान जो था वो आपका सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है ना, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इसे लिखा गया था, ना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये जो आपका गलत जो वो मिलान किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में आया था कि विच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स द कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम इंटरिंग इंडिया, यानी कौन सी पर्वत श्रेणी जो है ठंड साइबेरिया पवनों को जो है भारत में प्रवेश करने से जो वो रोकती है। तो देखिए ये जो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, ये जो आपके ठंडी साइबेरियाई पवनों को जो है ये भारत में प्रवेश करने से जो वो रोकता है। तो हिमालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, यानी वर्तमान में जो है आपके भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो देखिए वर्तमान में हाई कोर्ट्स की संख्या की बात कर ले तो ये आपका 25 उच्च न्यायालय है। तो 25 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, पंडित रविशंकर जी को 1999 में जो है कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए पंडित रविशंकर की बात कर ले तो ये जो आपके सितार वाद्यंत्र से संबंधित थे, और इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंडित रविशंकर के अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 1981 में जो है पद्म विभूषण से, 1967 में पद्म भूषण से, 1962 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से, और 1975 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड से। इसके अलावा जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो कालिदास सम्मान दिया जाता है ना, इन्हें कालिदास सम्मान से जो है 1987-88 में जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार कौन थी। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित जो पहली संगीतकार थी ना, ये आपका MS सुब्बुलक्ष्मी थी, और MS सुब्बुलक्ष्मी को जो है ये आपका 1998 में जो है इन्हें भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और दूसरे जो व्यक्ति थे संगीतकार वो आपके जो है कौन थे, तो ये आपके जो है
पंडित रविशंकर थे, और पंडित रविशंकर के बाद जो है आपके 2001 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और सुश्री लता मंगेशकर को जो है 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को जो है इन्हें 2009, कभी कभी कहीं कहीं पे जो आपका 2008 भी दिया रहता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि 2008 दिया गया है या फिर 2009 दिया गया है, तो देखिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2008-9 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है ये भारत रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एयू इज द सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, यानी किस तत्व का जो प्रतीक है ना वो आपका एयू होता है। तो देखिए ये जो आपका एयू जो सिंबल होता है ना ये आपका गोल्ड का होता है, यानी सोना का होता है। तो गोल्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले गोल्ड का परमाणु संख्या अगर पूछा जाए कितना होता है, तो देखिए गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है ना ये आपका 79 होता है। और ये जो आपका किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो देखिए ये जो आपका जो गोल्ड है ना ये आपका आवर्त सारणी में ये जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका गोल्ड का जो वो लैटिन जो है नेम पूछा जाता है, तो देखिए गोल्ड का जो आपका लैटिन जो नेम है ना ये आपका ऑरम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये आपका अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जो आपका 10 मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था ना 1976 में, इसके माध्यम से जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पर जो है आपके मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो देखिए जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे ना इनके सिफारिश पर जो है हमारे मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति है ना इन्होंने जो है कितने मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया था। तो देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जो समिति ने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया था। अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करेंगे कि सर आप 8 बोल रहे हैं, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 जो आपका सुझाव दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, और 2 जो था ना वो आपका इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये कब जोड़ा गया था, तो ये आपका जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसके माध्यम से जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये इससे आपका USSR जिसे वर्तमान में आपका रूस कहा जाता है, तो रूस देश के संविधान से जो है इसका प्रावधान जो है वो लिया गया है। तो ये तो हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जाए तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना ये आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वहीं अगर भाग की बात कर रहे तो भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो किया गया है। और मौलिक अधिकार को जो है ये आपका USA देश के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पब्लिश्ड ए बुक स्त्री पुरुष तुलना क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, यानी पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक जो है ये किसने जो वो प्रकाशित की थी। तो देखिए ये जो आपका स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है ना ये आपका ताराबाई शिंदे के द्वारा जो है इसे 1882 में जो वो लिखा गया था। तो ताराबाई शिंदे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ताराबाई शिंदे की बात कर ले तो देखिए ताराबाई शिंदे जो है एक आपका नारीवादी कार्यकर्ता थी, और इन्होंने जो है 19वीं सदी में भारत में पितृसत्ता और जाति का विरोध भी जो वो किया था। और इनका जो जन्म ये कहाँ पर हुआ था, तो देखिए ताराबाई शिंदे का जो जन्म है ना ये आपके आधुनिक महाराष्ट्र के जो है बुल्ढाना के बरार प्रांत में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO जो है ये आपका GBA यानी आपका जो एडॉप्टेड ग्रॉस वैल्यू एडेड है ना ये इन विच ईयर, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है सकल मूल्य वर्धित को किस वर्ष में जो वो अपनाया था। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है वर्ष 2015 में जो है सकल मूल्य वर्धित उपाय को जो वो अपनाया था। तो 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO ने जो है साथ ही साथ ये भी घोषणा किया था कि भारत में राष्ट्रीय खातों के लिए जो आधार वर्ष है ना वो आपका 2011-12 होगा, और ये जो आपका पिछले आधार वर्ष 2004-5 की जो वो जगह लेगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी का जो स्थापना है ना, ये कब किया गया था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना है ना, ये आपका पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा 23 जून 1894 को जो वो किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो ये कौन बने थे? तो ये आपके यूनानी व्यापारी डेमेत्रियस विकेलिस जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो 23 जून 1894 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले आईओसी का मुख्यालय, ये जो है कहाँ पर है? तो ये आपका ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। वहीं अगर आईओसी, ये तो आपका आईओसी हो गया। अगर आईसीसी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 15 जून 1909 को जो वो हुआ था। वहीं अगर बीसीसीआई का पूछा जाए, इससे पहले आपका बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछा गया था जो कि आपका मुंबई में स्थित है। और बीसीसीआई की जो स्थापना है ना, ये आपका 1928 में हुआ था। दिसंबर 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना जो वो हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि विच रिवर इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है सीमा कौन सी नदी है? तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका नदी जो बहता है ना, ये आपका रावी नदी है। तो रावी नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है कि ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो वो किया गया है? तो देखिए, ग्राम पंचायत के गठन का जो उल्लेख है ना, ये आपका अनुच्छेद 40 में जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 40 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी अन्य जानकारी के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में जो वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है ये कब किया गया था और कहाँ से किया गया था? तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है ना, ये 2 अक्टूबर 1959 को जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका जो शुरुआत है ये आपका राजस्थान के जो है नागौर जिले से किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा ये जो है किस संशोधन के द्वारा जो वो दिया गया था? तो देखिए, जो आपका 24 अप्रैल 1993 को जो आपका 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसी अधिनियम के जरिए जो है पंचायती राज को जो वो संवैधानिक दर्जा जो वो दिया गया था। और ये जो आपका पंचायती राज को जो दर्जा है ना, ये आपके भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो इसे शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल, यानी भारत के जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है वो किया जाता है? तो देखिए, भारत में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के जो है क्लोज 2 यानी खंड 2 के तहत जो वो किया जाता है। तो अनुच्छेद 124 का जो है क्लोज 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ना, ये आपके डीवाई चंद्रचूड़ है। और ये जो आपके 50वें नंबर के हैं। और हाल ही में जो आपके डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो वो किया गया है। और वो 2 नए न्यायाधीशों का नाम क्या है? तो देखिए, पहला आपका न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और सेकंड आपका न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की नियुक्ति जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में आपके कितने न्यायाधीश हैं? तो देखिए, वर्तमान में अभी 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें आपके 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 जो वो अन्य हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो वो किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 2022 ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कैरो इजिप्ट, यानी जो आपका काहिरा में जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जो खेल महासंघ हुआ था ना, ISSF जो विश्व कप 2022 में ये जो आपका इजिप्ट के कायरो में जो आयोजित किया गया था, इसमें भारत ने जो है कुल कितने पदक जो वो जीते? तो देखिए, इजिप्ट के काहिरा में जो आपका ISSF विश्व कप 2022 हुआ था ना, इसमें भारत जो है टोटल जो है 7 पदक जो वो जीता था। और भारत जिसमें 7 पदक में जो है आपका 4 जो वो गोल्ड जीता गया था भारत के द्वारा, और 2 जो था वो आपका सिल्वर मेडल जीता गया था, और 1 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो कुल मेडल जो पूछा गया था तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं पदक तालिका में जो इसमें भारत जो वो पहले स्थान पे रहा था, और दूसरे स्थान पे पदक तालिका में जो है ये आपका नॉर्वे देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान
ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि हरेला जो त्यौहार है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हरेला त्यौहार है ना ये उत्तराखंड राज्य में जो है हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के त्यौहार के रूप में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्तराखंड के अन्य त्यौहार और मेले की बात कर ले तो देखिए फूलदेव महोत्सव, भितौली महोत्सव, गंगा दशहरा महोत्सव, हिल जात्रा, कांगदली महोत्सव और नंदा देवी राज जाट, ये सभी जो आपके त्यौहार हैं ना ये उत्तराखंड के हैं। और उत्तराखंड के अगर प्रसिद्ध मेले की बात कर ले तो देखिए उत्तरायणी मेला, बीसू मेला, नंद देवी मेला, पूर्णागिरी मेला, इसके अलावा जो है स्यालदे बिखौती मेला, ये सभी जो आपके उत्तराखंड के जो है प्रसिद्ध मेले हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मुसलमानों की जो उत्पत्ति है ना ये किस देश से हुआ था। तो देखिए मुसलमान की बात कर लिया, फिर इस्लाम की जो उत्पत्ति है ना ये आपका मक्का में हुआ था। और ये जो आपका मक्का है ना ये आपका आधुनिक सऊदी अरब में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका सऊदी अरब दिया गया था, तो सऊदी अरब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इस्लाम के संस्थापक, ये जो है किसे माना जाता है तो ये आपके पैगम्बर मोहम्मद को जो वो माना जाता है। और पैगम्बर मोहम्मद का जो जन्म है ना ये 570 ईस्वी में जो है ये आपका मक्का में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है ये आपका 632 ईस्वी में जो है ये मदीना में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ये जो आपके किस वंश के राजा थे। तो देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात कर ले तो ये जो आपके सातवाहन वंश के जो है 23वें शासक थे। तो सातवाहन वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का जो उल्लेख है ना ये किस अभिलेख में किया गया है। तो देखिए इनकी उपलब्धियों का जो उल्लेख है ना उनकी माता गौतमी ने जो है ये नासिक शिलालेख में जो वो किया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर सातवाहन वंश की बात कर ले तो देखिए सातवाहन वंश की जो स्थापना है ना ये सिमुक के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि स्ट्रॉन्टियम बैरियम इन विच ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल, यानी जो आपके स्ट्रॉन्टियम और जो बैरियम तत्व है ना ये आवर्त सारणी के जो है किस समूह के जो वो तत्व हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्टियम और बैरियम की बात कर ले तो ये जो आपका आवर्त सारणी यानी पेरियोडिक टेबल के जो है ये आपके दूसरे ग्रुप के जो वो आपके जो है ये एलिमेंट है। तो ग्रुप 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ग्रुप 2 को ही जो है ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी क्षारीय मृदा धातु भी जो वो कहा जाता है। और ग्रुप 2 में जो है आपके कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं तो इसमें जो आपके 6 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और वो 6 तत्व कौन कौन से हैं तो देखिए पहला आपका बेरिलियम है जिसका सिंबल आपका Be होता है। सेकंड आपका मैग्नीशियम है जिसका सिंबल आपका Mg होता है। थर्ड आपका कैल्शियम है जिसका सिंबल आपका Ca होता है। फोर्थ आपका स्ट्रॉन्टियम है जिसका सिंबल आपका Sr होता है। फिफ्थ आपका बैरियम है जिसका सिंबल आपका Ba होता है। और सिक्स्थ आपका रेडियम है जिसका सिंबल जो है Ra होता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रुप 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द मिड डे मील, यानी जो आपका मध्याह्न भोजन योजना को जो है सबसे पहले जो है लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए मिड डे मील योजना को सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है ना ये आपका तमिलनाडु था। और इस योजना को लागू करने वाला पहला स्कूल अगर पूछा जाए तो ये आपका सौराष्ट्र बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल था जो कि आपका मदुरै में स्थित है। और इसे जो है कब लागू किया गया था तो देखिए इस स्कूल में जो है ये आपका 1955 में जो वो लागू किया गया था। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मिड डे मील योजना के तहत जो है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को जो है प्रति स्कूल दिन जो है ये आपका 100 ग्राम और उच्च जो प्राथमिक के जो बच्चे होते हैं ना उन्हें 150 ग्राम खाद्यान्न जो वो दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके खाद्यान्न की जो आपूर्ति है ना ये किसके द्वारा किया जाता है तो ये आपके भारतीय खाद्य निगम के निकटतम गोदाम से जो ये आपका निःशुल्क जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि त्रिभंग मुद्रा और लास्य जो है ये निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का हिस्सा है। तो देखिए त्रिभंग मुद्रा और लास्य की बात कर ले तो ये जो आपका ओडिसी नृत्य शैली का जो वो हिस्सा है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका ओडिसी है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी निम्न में से जो है कौन ठंडे खून वाला जो वो जानवर है। तो देखिए ठंडे खून वाले जानवर में जो आपका ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका चैमेलियंस दिया गया था, यानी जो आपका गिरगिट दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका गिरगिट होता है ना ये आपका जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, यानी ठंडे खून वाला जानवर होता है। तो गिरगिट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कोल्ड ब्लडेड एनिमल के अन्य एग्जाम्पल की बात कर ले जैसे कि मछली, सरीसृप में आपके सांप, छिपकली,
कछुआ, मगरमच्छ, इसके अलावा उभयचर में जो है आपके मेढक और टोंडे और कीड़े, ये सभी जो आपके हैं ना ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए जो ठंडे खून वाले जो जानवर होते हैं ना ये आपके बाहरी वातावरण से जो है ये आपके ऊष्मा जो वो प्राप्त करते हैं और अत्यधिक टेम्परेचर की स्थिति में जो है ये जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें जो है आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो वो कहा जाता है। वहीं अगर गर्म खून वाले जानवर की बात कर ले तो देखिए गर्म खून वाले जानवर वे जानवर होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को जो है अपने दम पर ही जो वो नियंत्रित कर सकते हैं। और गर्म खून वाले जानवर में अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए पक्षी, स्तनधारी, कुत्ते, इसके अलावा ये सभी जो जानवर है ना ये आपके गर्म खून वाले जानवर हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विकेट कीपर टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी विकेट कीपर जो शब्द है ना ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में अंगूर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया था। तो देखिए भारत में अंगूर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में जो आपका पल्सेज यानी दलहन के बारे में जो पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो दाल का जो उत्पादन है ना ये किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए 2024 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो दाल का उत्पादन है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। उसके बाद जो आपका कौन सा राज्य आ जाता है? तो उसके बाद जो आपका राजस्थान राज्य आ जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी, यानी निम्नलिखित जल निकायों में से जो है किसके जो है वो सबसे अधिक लवणता होता है? तो देखिए सबसे अधिक लवणता वाला जो आपका जल निकाय है ना ये आपका तुर्की का लेक वैन है। तो ऑप्शन में आपका लेक वैन तुर्की का दिया गया था, तो लेक वैन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि भारत में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वाटर अगर पूछा जाए लेक कौन सा भारत में, तो ये आपका सांबर झील है। और ये जो आपका सांबर झील है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। वहीं अगर दुनिया का सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछा जाए तो ये तो आपका सैलिनिटी के बारे में पूछा गया है, लेकिन अगर खारे पानी की झील के बारे में पूछा जाए तो ये आपका कैस्पियन सागर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर सबसे बड़ी लैगून झील पूछा जाए तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी लैगून झील है ना ये आपका चिल्का झील है। और भारत का सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो ये आपका उलर झील है। और ये जो आपका चिल्का झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहीं अगर उलर झील की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका उलर झील है ना ये भारत के जम्मू और कश्मीर में जो है बांदीपुरा जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विलायत खान का जो संबंध है ना ये किस वाद्यंत्र से है? तो देखिए विलायत खान का जो संबंध है ना ये सितार वाद्यंत्र से है। तो सितार वाद्यंत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है मैस्कॉट यानी शुभंकर जो वो पूछा गया था। तो देखिए FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आपका शुभंकर रहा था ना ये आपका ऑली द वॉरियर रहा था। तो ऑली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका ऑली है ना ये आपका नीली जर्सी और टोपी पहने जो है ये आपका एक समुद्री कछुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो आपका ये 15वां संस्करण रहा था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका भारत के उड़ीसा में जो है वो आयोजित किया गया था। और उड़ीसा के किन दो शहरों में आयोजित किया गया था? तो ये आपका भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और किन दो स्टेडियम में आयोजित किया गया था अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो देखिए भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के जो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो आपका हॉकी जो विश्व कप हुआ था इसमें कितने देशों ने जो वो पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें जो आपके टूर्नामेंट में टोटल आपके 16 देशों ने जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो विजेता टीम रहा था ना 2023 में ये आपका जर्मनी रहा था। जर्मनी ने जो है इसका जो वो तीसरा खिताब जीता है। और सबसे ज़्यादा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का जो खिताब है ना ये पाकिस्तान देश के द्वारा जो वो जीता गया है, जो कि पाकिस्तान अब तक जो है इसका 4 बार जो वो खिताब जीत चुका है। वहीं अगर बात कर ले इसमें आपका जो है उप विजेता कौन रहा था 2023 में? तो ये आपका बेल्जियम देश रहा था। और फाइनल में जर्मनी ने जो है बेल्जियम को शूट आउट में जो है 5-4 से जो वो हराया था। और तीसरा स्थान जो है ये आपका नीदरलैंड का रहा था। और इसमें जो आपके 2023 में जो है आपके टोटल जो वो 44 मैच जो वो खेले गए थे। और जिसमें आपका जो शीर्ष स्कोरर रहा था ना ये आपका जेरेमी हैवर्ड रहा था। जेरेमी हैवर्ड ने जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है ये 9 गोल जो है वो दागे थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात कर ले तो देखिए सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी रहा था ना
वो आपका निकोलस वैलेन रहा था। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो ये आपका मुस्तफ़ा कसीम रहा था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के बारे में पूछा जाए तो ये आपका विंसेंट वानास रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत अब तक जो है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का ये जो है खिताब कितने बार जीत चुका है। तो देखिए भारत जो अब तक एक ही बार जो वो जीता, और कब जीता गया था भारत के द्वारा, तो ये आपका 1975 में जो आपका दूसरा हॉकी जो विश्व कप हुआ था ना, उसी में जो है भारत जो वो विजेता जो वो रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2026 का जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आपका 16वां संस्करण होगा ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका बेल्जियम और नीदरलैंड देश में जो वो आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो है 1829 में सती प्रथा का अपराध जो वो घोषित कर जो वो समाप्त कर दिया था। तो देखिए सती प्रथा पर जो एबोल्यूशन है ना, ये आपका 1829 में जो है ये आपका विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो विलियम बेंटिक का आपका करेक्ट आंसर होगा। और विलियम बेंटिक का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1828 से लेकर जो है 1834 ईस्वी तक रहा था। और विलियम बेंटिक को ही जो है ये भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका मैसूर के राजा को अपदस्थ कर उनके जो प्रदेशों पर कब्जा किया गया था ना, ये आपका 1831 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था ये आपका विलियम बेंटिक ही था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत का भी जो पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ये आपका विलियम बेंटिक ही था। और विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही जो है 1835 ईस्वी में कोलकाता में जो ये पहला मेडिकल कॉलेज भी जो वो खोला गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस राज्य में जो है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इससे पहले आपका पूछा गया था कि भारत का कुल जो है रेलवे नेटवर्क कितना है। तो देखिए भारत के अगर कुल रेलवे नेटवर्क की बात कर ले तो ये आपका 68,000 है। और अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 68,000 है। वहीं अगर भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपका रेलवे नेटवर्क की जो लंबाई है ना, ये आपका 9,077 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। वहीं अगर भारत के किस राज्य में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अगर पूछा जाए तो देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला जो राज्य है ना, ये आपका राजस्थान राज्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत का अगर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, ये कर्नाटक के हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है ना, ये आपका 1505 मीटर लंबा है। और दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन है। गोरखपुर जंक्शन जो है ना, ये आपका भारत का दूसरा जो वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और इस रेलवे स्टेशन की जो लंबाई है ना, वो आपका 1366 किलो जो है मीटर लंबा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत जो ये कितने नंबर पर आता है, तो देखिए भारत जो ये आपका चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे जो है ये आपका अमेरिका देश आता है, दूसरे स्थान पे आपका चीन देश आता है, और तीसरे स्थान पे रूस देश, और भारत का जो स्थान है वो आपका चौथा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हाई स्पीड ट्रेन के मामले में बात कर ले तो देखिए चीन जो इसमें जो वो सबसे आगे है। और रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देखिए रेलवे नेटवर्क का जो घनत्व है ना, ये सबसे ज़्यादा चेक गणराज्य में है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में जो पहली रेल है ये कब चली थी, तो ये आपका 1853 में चला था, जो कि आपका मुंबई से थाने के मध्य चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि किस वंश के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम, जिसे मलल्लापुरम मंदिर भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है ना, ये पल्लव राजवंश के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो पल्लव राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम जो आपका एक शहर भी है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है, और ये इसका जो आपका निर्माण और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण, इन दोनों का जो निर्माण है ना, ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो वो बनवाया गया था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही जो है आपके महाबलीपुरम मंदिर और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। और ये देखिए जितने भी आपके जो दक्षिण के मंदिर है ना, ये आपके इसकी जो संरचना ये किस प्रकार की शैली है, तो देखिए इस मंदिर की जो संरचना है ना, ये आपका द्रविड़ शैली में जो वो बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में जो है वो दिया गया था। तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये आपका 1974 से लेकर जो है 1978 तक रहा था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये रोजगार स्तर में वृद्धि करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता जो वो प्राप्त करना था। तो ये उद्देश्य भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी जो है वो किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका विकास दर, जो लक्षित विकास दर था ना, वो आपका 4.4% था। लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो प्राप्त किया गया था ना, वो आपका 4.8% जो वो प्राप्त किया गया था। यानी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना रहा था वो आपका सफल रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो वो खारिज कर दिया था। और इस योजना के स्थान पर जो है ये रोलिंग प्लान जो वो लाया गया था। और रोलिंग प्लान का जो कार्यकाल है ना, ये आपका 3 वर्षों का रहा था, जो कि आपका 1978 से लेकर जो है ये आपका 1980 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया जुडिशियल सिस्टम यानी भारत की जो न्यायिक प्रणाली है ना, ये कैसा है। तो देखिए भारत का जो न्यायिक प्रणाली है ना, ये आपका एकल, एकीकृत और स्वतंत्र है, यानी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। तो एकल, एकीकृत और स्वतंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में जो आपका न्यायिक प्रणाली जो स्वतंत्र रूप से जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसे जो आपका यूएस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। और भारत में न्यायपालिका को जो है लोकतंत्र का जो वो प्रहरी जो है वो माना जाता है। और ये जो आपका कानून की जो वो व्याख्या करता है और विवादों का निपटारा करता है, और साथ ही में जो है नागरिकों को जो है ये न्याय भी देता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर जो होता है ना, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके बाद आपका उच्च न्यायालय होता है, फिर जो आपका वो जिला न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान होते हैं ना, ये आपके न्यायाधीश होते हैं। और भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान में जो आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है नए मामले और उच्च न्यायालय के विवादों को देखने का जो वो अधिकार प्राप्त है। और न्यायपालिका और विधायिका के बीच विवाद होने पर जो है ये कौन सुलह करते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो वो सुलह किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर वाज द अकबर क्राउंड किंग, यानी अकबर का जो ताजपोशी यानी राज्य अभिषेक जो है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए अकबर का जो ताजपोशी या फिर राज्य अभिषेक जो है ना, ये आपका कलनौर जो कि आपका पंजाब में है, यहाँ पर जो है राज्य अभिषेक अकबर का जो वो किया गया था। तो कलनौर पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया गया था। तो ये आपका 1556 में किया गया था। और कितने वर्ष की आयु में जो है अकबर की जो वो ताजपोशी हुई थी, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 13 वर्ष की आयु में जो है ये अकबर का जो वो राज्य अभिषेक हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तानसेन संगीत समारोह ये जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए तानसेन संगीत समारोह की बात कर ले तो ये जो आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो वो आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तानसेन संगीत समारोह है ना, ये आपका 5 दिवसीय त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष जो है दिसंबर के महीने में जो वो मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका त्यौहार है ना, ये मियाँ तानसेन की याद में जो वो मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पे आपका एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो देखिए 2019 के लिए राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार जो ये किसको दिया गया था। तो ये आपके प्रसिद्ध गायक पंडित विद्याधर व्यास को जो वो प्रदान किया गया था। और ये जो आपके पंडित विद्याधर व्यास है ना, ये आपके एक भारतीय हिंदुस्तानी गायक हैं। और ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए पंडित विद्याधर व्यास जो है ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के अन्य महोत्सव की बात कर ले तो देखिए लोकरंग महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव, मालवा उत्सव, चेतियागिरी विहार महोत्सव, पचमढ़ी उत्सव, ये सभी जो आपके त्यौहार है ना, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ विच सिख गुरु, यानी जो आपका गुरु पर्व जो है ना, ये किस सिख गुरु की जयंती के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो देखिए गुरु पर्व जो है ये आपके जो कि आपका एक सिख त्यौहार है। और ये जो आपका गुरु नानक देव की जयंती के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा अगर गुरु नानक देव की बात कर ले तो ये जो आपके सिख धर्म के संस्थापक और जो आपके 10 सिख गुरु थे ना, उनमें जो ये पहले गुरु थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर गुरु अंगद की बात कर ले तो देखिए गुरु अंगद जो है ये आपके दूसरे सिख गुरु थे और इन्होंने ही जो है गुरु नानक देव को संदेश का फैलाने में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाई थी। गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछा जाता है तो देखिए गुरु अर्जुन देव जो है ये आपके 5वें सिख गुरु थे और इन्होंने जो है सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए जो है इन्हें जाना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह की बात कर ले तो ये जो आपके 10वें सिख गुरु थे और इन्हें जो है खालसा पंथ की स्थापना और 5 पंथ की शुरुआत करने के लिए जो है गुरु गोविंद सिंह को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा ने मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पारित किया है और इसका जो उद्देश्य है ना, ये किस वर्ष के लाइट हाउस एक्ट को जो वो निरस्त करना है। आप देख सकते हैं कि यह जो आपका 2024 में एग्जाम हो रहा है और करंट अफेयर जो आपका 2021 का पूछा जा रहा है, यानी आप देख सकते हैं ये किस लेवल का जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए लोकसभा ने जो मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो पारित किया है ना, और इसका जो आपका उद्देश्य है ना, यानी लोकसभा ने एक पुराने लाइट हाउस कानून को बदलने के लिए जो है ये आपका मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो वो पारित किया है और इसका जो उद्देश्य है वो लाइट हाउस एक्ट 1927 को जो वो निरस्त करना है और लाइट हाउस और रोशनी के महानिदेशालय अतिरिक्त शक्ति और कार्य को जो वो सौंपना है। तो ये जो आपका किसको जो वो निरस्त करना है, तो ये आपका लाइट हाउस एक्ट 1927 को जो है ये निरस्त करना है। तो 1927 का लाइट हाउस एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको डीपीएसपी के बारे में जो वो बताना था। तो देखिए आपके 4 स्टेटमेंट जो वो दिए गए थे डीपीएसपी के बारे में, जिसमें आपका जो एक इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट दिया गया था वो आपका ये दिया गया था कि जो आपका डीपीएसपी है ना, ये डू नॉट प्राइमरली प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स बट रेदर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल, मेकिंग देम सोशिएटरीन एंड नॉट इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। यानी जो आपका हिंदी में अगर बात करें तो डीपीएसपी के मुख्य रूप से जो है व्यक्तियों को कल्याण का बढ़ावा नहीं देते हैं और बल्कि समग्र रूप से जो है ये समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जिसमें वे प्रकृति में जो है व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समाजवादी बनते हैं। तो ये जो आपका डीपीएसपी के बारे में जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था ना, ये जो आपका गलत दिया गया था। तो इस ऑप्शन पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मैं डीपीएसपी के बारे में बहुत सारा जो आपको लेक्चर ले चुका हूँ और सारा जो है फैक्ट भी आपको बता चुका हूँ, तो ये प्रश्न तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंगा विभूषण अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो आपका बंग विभूषण जो पुरस्कार है ना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे जो आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है ये बंग विभूषण पुरस्कार जो वो शुरू किया गया था। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कॉर्डेटा से जो है आपका कौन सा इनमें से कौन सा फाइलम जो है ये आपका कॉर्डेटा से संबंधित है। और ऑप्शन में जो आपका एप्स जो वो दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका एप्स है ना, ये पशु साम्राज्य में कॉर्डेटा फाइलम से जो वो संबंधित है। तो एप्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि एप्स जो है ये किस फाइलम से संबंधित है, तो ये आपका कॉर्डेटा फाइलम से जो वो संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है ना, ये किसने लगाया था। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो पहला प्रयास है ना, ये 1867-68 में जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने इसमें बताया था कि इनमें जो प्रति व्यक्ति आय था ना, ये 20 होने का अनुमान जो वो लगाया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स यानी गैर नाशपाती खाद्य पदार्थ जो है इनमें से कौन से हैं। तो देखिए नॉन पेरिशेबल आइटम्स की बात कर ले तो वे जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें बिना आपका रेफ्रिजरेशन या फिर लंबे समय तक जो है स्टोर किया जा सकता है, यानी संग्रहित किया जा सकता है, और वो जो आपके जल्दी खराब नहीं होते हैं, और इन्हें जो आपका नॉन पेरिशेबल आइटम्स जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका जो वो एक मिल्क दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मिल्क है ना, वो आपका जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका पेरिशेबल आइटम्स हो जाएगा। एक ऑप्शन जो दिया गया था वो आपका पल्स दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पल्स है ना, ये आपका सेमी पेरिशेबल आइटम्स है, ना कि नॉन पेरिशेबल या फिर आपका जो है पेरिशेबल आइटम्स है। तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन थे आप कमेंट करके जो है वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो रहा था कि न्यूलैंड्स के तालिका में कौन से तत्वों को जो है हैलोजन के साथ जो वो रखा गया था। तो देखिए न्यूलैंड्स के तालिका में
कोबाल्ट और निकेल तत्वों को जो है ये आपका हैलोजन के साथ जो वो रखा गया है, तो कोबाल्ट और निकेल आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्यूलैंड्स ने जो त्रिक नियम दिया था ना, उसमें कोबाल्ट और निकेल के साथ कौन सा एक और तत्व को जो वो रखा गया था। तो देखिए न्यूलैंड्स का त्रिक नियम में कोबाल्ट और निकेल के साथ जो है ये आपका कौन सा तत्व को रखा गया था, तो ये आपका आयरन, जिसका सिंबल Fe होता है, तो आयरन तत्व को जो वो रखा गया था। तो ऑप्शन में अगर आपका आयरन दिया गया होगा तो आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड्स ने त्रिक नियम में अपने सिद्धांत में बताया था कि इन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है ना, तो प्रत्येक 8 तत्वों में जो है पहले तत्व के जो गुण होते हैं ना, वो समान जो वो दर्शाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन 2023, यानी आपका जो है मार्च 2023 में जो है भारत के आपके लेखा महानियंत्रक यानी CGA जो है, CGA कहने का मतलब कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये जो है किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 2023 मार्च 2023 में जो है ये आपके श्री SS दुबे को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो श्री SS दुबे आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है कितने नंबर के जो वो CGA बने हैं, तो ये आपके 28वें नंबर के जो वो CGA बने हैं। इसके अलावा अगर CAG की बात कर ले तो देखिए CAG का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो है कौन है वर्तमान में, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये आपके 8 अगस्त 2020 को जो ये पदभार संभाले थे। और ये जो है भारत के जो है आपके 14वें जो वो CAG हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि चंपारण सत्याग्रह ये जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह की बात कर ले तो ये आपका 19 अप्रैल 1917 को जो है ये आपका बिहार में हुआ था। बिहार जो में आपका यहीं चंपारण जिला है, तो यहीं पे आपका चंपारण सत्याग्रह है हुआ था, जो कि आपका एक किसान विद्रोह था। तो 19 अप्रैल 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये आपका महात्मा गांधी का जो है ये पहला सत्याग्रह था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी जो है ये आपका इम्फाल मणिपुर में स्थित है। और इस अकादमी की जो स्थापना है ना ये 1954 में किया गया था। तो इम्फाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ नियरेस्ट टू श्रीलंका, जहाँ पे ऑप्शन में आपका यमन, माहे और कराईकल जो वो दिया गया था। तो देखिए आप भारत का मैप देखे होंगे, भारत का मैप में आप यहाँ पर साउथ तरफ जब देखोगे ना तो श्रीलंका का निकट जो आपका कौन है। तो देखिए ये सब पौंडीचेरी में जो आपका कौन कौन सा भाग आ जाता है, तो ये आपका यमन आ जाता है और कराईकल, और ये जो आपका माहे है ना ये आपका केरल रीजन में आ जाता है। तो ये जो आपका कराईकल है ना ये पौंडीचेरी का पार्ट है जो कि आपका श्रीलंका के निकट है। तो कराईकल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ये जो है किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए प्रथम जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है ना ये आपका 1980 में जो वो आयोजित किया गया था। तो 1980 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसे वर्ष 1982 में जो है आपका जो नई दिल्ली में आपका जो 9वां एशियाई खेल हुआ था ना, एशियन गेम्स हुआ था, इसमें जो आपका एक प्रदर्शन खेल के रूप में भी जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाए कि 1982 का जो 9वां एशियाई खेल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका भारत के नई दिल्ली में जो है वो आयोजित किया गया था। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाई खेलों में कबड्डी की एक पूर्ण खेल के रूप में जो है ये कब जो वो मान्यता दिया गया था। तो देखिए कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में जो है ये आपका 1990 में जो वो मान्यता दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत में जो आपका प्रो कबड्डी होता है, प्रो कबड्डी लीग, इसकी जो शुरुआत है ये कब हुआ था। तो देखिए भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ना ये आपका 2014 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डिनेस्टी, यानी महाबलीपुरम में सौर मंदिर जो है ये किस वंश के शासन काल के दौरान जो है इसे बनाया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम में सौर मंदिर जो है ये आपका पल्लव वंश के शासन काल के दौरान जो है ये आपका बनाया गया था। और किस शासक के द्वारा, तो ये आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल के दौरान जो है इसे बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में एक स्मारकों के समूह के रूप में जो है इसे 1984 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी जो है इसे जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया एंड प्लेटिनम सरफेस, यानी प्लेटिनम सतहों पर जो है अमोनिया का जो अपघटन होता है ना, ये किस प्रकार का जो वो आपका प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन है। तो देखिए प्लेटिनम सतहों पर अमोनिया का अपघटन जो है यानी डिकम्पोजिशन जो है ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर